तो बच्चों आप ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान का 5वां अध्याय पदार्थों का पृथक्करण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ पाठ का सारांश भी। लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको ये लाभ होगा कि जो यहाँ पर आपको पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, पाठ का सारांश। आप ध्यान दें बच्चों, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सी विधियां हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन मिश्रणों से उसके जो अवयव होते हैं उन्हें अलग करने की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। आप याद रखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। अगला पॉइंट है आपके लिए रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है बच्चों, याद रखें, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्पंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। अगला पॉइंट है किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। अगला है जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। याद रखेंगे किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने आपको यहाँ पर बताए पाठ समीक्षा के अंतर्गत। और चलिए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी। तो अभ्यास प्रश्नोत्तर में आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है आपके पास, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, उत्तर में इस प्रकार से लिखें, निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता पड़ी। और नंबर 1 आप ध्यान देंगे, फर्स्ट वाला है मिश्रण में से अनुपयोगी व हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण के लिए चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्तियों को अलग करना। सेकंड लिखेंगे आप, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। इसके बाद अगला है बच्चों, थर्ड वाला लिखेंगे, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरणार्थ शीरा में से चीनी प्राप्त करना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। क्या लिखेंगे? शीरा में से चीनी प्राप्त करना और समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अच्छे से लिखें और इसे याद भी करें बच्चों। उसके बाद 2 उदाहरण क्या देंगे आप, इस प्रकार से दें। नंबर 1 चीनी तथा चॉक पाउडर का मिश्रण, पहला उदाहरण। और यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है, फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। दूसरा लिख सकते हैं आप, नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्पंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये पहला प्रश्न था बच्चों, और ध्यानपूर्वक लिखें, काफ़ी लंबा चौड़ा उत्तर है, अच्छे से लिखें और याद भी करें। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न, और यहाँ पर जो है आप दूसरा प्रश्न देखें, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर में आप लिखेंगे, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर
ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निष्पादन से क्या अभिप्राय है, यहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। तीसरा प्रश्न आता है फिर आपका, पकाने से पहले दालों, भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे। तो जब आप देखते हैं कोई अनाज पकाते हैं आप, तो उसमें से भूसा और धूल के कणों को आप अलग करते हैं। जैसे कि दालों की बात की जा रही है, उत्तर में आप लिखेंगे, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनिश्चित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर आता है फिर चौथा प्रश्न बच्चों, छालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है। तो छालन के बारे में जानते होंगे आप। उत्तर लिखेंगे, छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं, भूसे के रूप में अनिश्चित छन्नी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छाननी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूं छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप लिखें अपना चौथे प्रश्न का उत्तर। फिर देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे। उत्तर में आप लिखें, रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो गए हैं और जल ऊपर की ओर आ गया है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। तो ये था रेत और जल के मिश्रण से आप जो है उनको दोनों को किस प्रकार से पृथक करोगे। और ये पांचवा प्रश्न था, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखें। फिर देखते हैं छठा प्रश्न है, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है, यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे। क्या है, आटा और चीनी का मिश्रण। तो उत्तर में आप लिखेंगे, हाँ, चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को अलग करना संभव है। यह छालन की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। अगर चीनी और गेहूं के आटे के मिश्रण को छलनी से गुजारें तो आटे के कण छलनी से गुजर जाएंगे और चीनी छलनी में रह जाएगी। आप करके चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है बच्चों, पंकील जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे। तो उत्तर में लिखेंगे आप, गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हैं। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की जाए। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया जाए, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरे खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियाँ हैं, कौन सी, लोडिंग और उड़ेलना यानी कि निथारना। तो इस प्रकार से आप अपने इस 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख के लिखें और उसे अच्छे से समझें। फिर आता है बच्चों यहाँ पर 8वां प्रश्न है और इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, यानी यहाँ पर खाली स्थान आपके लिए दे रखे हैं और आपने यहाँ पर कुछ लिखना है। पहला यहाँ पर धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या कहते हैं। और दूसरा है यहाँ पर किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यहाँ पर आपको लिखना है। क्या लिखना है अभी हम आपको बताएंगे। आप लगातार देखते रहे वीडियो, जुड़े रहे हमारे साथ। और गए वाला है, समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पर आपको लिखना होगा। और घय वाला है, जब पोकल जल को पूरी रात एक बाल्टी में
रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को कहते हैं। और क्या कहते हैं आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए कैक है गैग है। 4 प्रश्न है यहाँ पर, चारों जगह पे आपको जो है खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से भरें। कै वाले में जहाँ पर रिक्त स्थान वहाँ पर लिखेंगे श्रेसिंग और खे वाले में लिखेंगे निस्यंदन, गै वाले में वाष्पन और घै वाले में निस्पंदन। तो आप जो है निस्यंदन और निस्पंदन में अंतर को समझें। इस प्रकार से आप अपने रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। 8वां प्रश्न है आपका। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, सत्य और असत्य आपको बताना है। कै वाला है दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये सत्य असत्य है। और कै वाला है नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, आपको बताना है कि सत्य असत्य क्या है। और कै वाला यहाँ पर जो है गै वाला है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, आपको बताना है कि सत्य असत्य क्या है। और घै वाला है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रकरण द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। और यहाँ पर है कैक है गैग है 4 है यहाँ पर आपके लिए। इन चारों के उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर में कै वाला लिखेंगे आप असत्य, खे वाला असत्य, गै वाला सत्य और घै वाला भी सत्य। तो यहाँ से देख के आप इन चारों में भर सकते हैं और अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है 10वां प्रश्न बच्चों। 10वें प्रश्न में आप ध्यान दें, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? आप शिकंजी में बर्फ़ को जो है चीनी घोलने से पहले डालते हो या बाद में? आपको मालूम होगा किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम बर्फ़ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ़ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ़ पिघलकर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिससे उसमें चीनी की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और लगातार इसी प्रकार कक्षा 6 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर देखते रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के साथ, कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।